तो एक जंबो और ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है यूपी का और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी बताते हुए कि किस तरह से ये आत्मनिर्भर यूपी के लिए ये नींव रखेगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर जो सरकार आगे बढ़ रही है उसकी मजबूत नींव है ये बजट। खास पैनल हमारे साथ अमनप्रीत कौर जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। अमनप्रीत, आपकी नजर से सबसे खासियत, सबसे अहमियत इस बजट को लेकर कैसे आप देख रही हैं? योगी सरकार ये कह रही है कि ये त्वरित, समावेशी, समग्र विकास करने वाला, आत्मनिर्भर यूपी की बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है। देखिए पूजा, अगर हम आज के बजट की बात करें तो सुरेश खन्ना जी ने जब बजट पेश किया अपना जोगी 2 का ये दूसरा बजट है, उसमें आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारे शेर उशारे करी है। तो मेरा दिल कर रहा है कि हम भी एक शेर से ही शुरुआत करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बजट सरकार के अकॉर्डिंगली कभी बुरा नहीं होता पूजा। जो भी सरकार बजट बनाती है वो उसकी बहुत सारी तारीफें करती है। जो चाहे 5 ट्रिलियन की बात करी जाती है, सेंटर में 1 ट्रिलियन की बात करी जाती है यूपी में। तो यूपी सरकार जब भी ये अपनी कोई भी कोशिश करती है, कोई भी उनका जो भी अपने देश को, अपने सूबे को आगे ले जाने का जो कार्य होता है, उसको बहुत एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बहुत लोगों में सराहना की जाती है, उसको बहुत दिखाया जाता है कि अमनप्रीत, आपकी बहुत सारी नजर से, चीजें। बतौर पत्रकार आपकी नजर से क्या इसमें 2024 की झलक नजर आती है? क्या आपको इसमें चुनावी रेवड़ी बांटती नजर सरकार आती है, या कुछ बिल्कुल। इस तरह का लोक लुभावन वायदा कोई सरकार करती नजर आ रही है या नहीं, या ये क्लीन बजट है, सिर्फ और सिर्फ देखिए विकास पर फोकस है भविष्य की रणनीति के साथ? देखिए 2024 की पूजा अगर हम बात करें तो ये क्योंकि यूपी जो है देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो जो भी सेंटर में सरकार आती है वो उसका रास्ता जो है वो यूपी के थ्रू ही सेंटर तक पहुंचता है। तो अगर जोगी जी की बात करें तो हमेशा ही वो मोदी सरकार के कंधे के साथ कंधा मिला के अपने देश की उन्नति में हिस्सा डालते हुए नजर आए हैं। चाहे वो, अगर हमारे मोदी जी 5 ट्रिलियन की बात करते हैं तो जोगी जी ने कहा है कि मैं यूपी में 1 ट्रिलियन की जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 ट्रिलियन के द्वारा आपके 5 ट्रिलियन में कंट्रीब्यूट करूंगा। नहीं तो नहीं, ये तो ऐसी बात चीजें बात ये जब तो मंच पर, तमाम मंचों पर प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं अमनप्रीत की बिल्कुल। ग्रोथ इंजन है यूपी भारत का। देखिए ये जो है आज का बजट, ये 6 करोड़ 90 लाख का बजट पेश हम्म। हुआ है। इसमें हम्म। बहुत सारी बातें करी है कि हमने किसानों का सोचा है, हमने युवाओं का सोचा है, टैबलेट बांटने की बात करी है, स्मार्टफोन बांटने की बात करी है, विवाह के लिए योजना बनाई गई है, हम्म। उसके लिए बहुत सारे करोड़ दिए गए हैं, हम्म। विधवाओं के लिए बहुत सारे करोड़ देने की बात करी गई है। पर हम इन करोड़ों के अगर पैसों की बात ना करें तो हाँ। इनकी अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यही अगर बजट, ऐसा ही बजट, लुभावना बजट योगी सरकार ने पहले भी पेश किया था। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसकी हम देखते जाएं कि क्या-क्या लोगों ने फायदा उठाया है। यूपी के जो बाशिंदे हैं, यूपी यूपी के जो वोटर हैं, उनको क्या-क्या फायदा हुआ है, तो यानी वो क्या मैं कहीं मेंशन स्तर कर सकती हूँ कि नजर नहीं आपके आ नजरिए रहा। से ये एक लोक लुभावन बजट है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है हाँ। वो आ रहा है, और क्योंकि भाजपा को अपनी जो सरकार है वो 2014 में जब वो सरकार में आए, तो बहुत सारी स्ट्रगल के बाद आए थे, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उनके हाथ से सत्ता निकल जाए। तो उसके लिए उनको हर बजट, हर विधानसभा इलेक्शन, हर जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें वो बढ़-चढ़ के हिस्सा डालते हैं, अपना योगदान इसी हिसाब से डालते हैं कि लोगों तक अपनी पहुँच करी जा सके। आपने देखा होगा कि सेंटर में भी जो बजट पेश किया है, उसके लिए भी स्पेशल जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई है। खासकर यूपी में भी ऐसा हुआ है कि योगी सरकार ने अपने-अपने डिपार्टमेंट बाँट दिए हैं कि आप लोगों के पास जाओ, आप धरातल पे जाके बात करो और वहाँ लोगों को बताओ कि या ये योजनाएँ जो सरकार है वो लोगों के लिए लेके आई है, हम्म। नहीं, लेकिन ताकि इसमें लोग इसमें जो लेकिन हैं वो बुरा क्या समझ है सकें। अमनप्रीत? जो आप काम कर रहे हैं धरातल पर, वो योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं, लोगों की इसकी जानकारी होनी चाहिए और लोगों से फीडबैक लेना भी बहुत बिल्कुल। जरूरी है। बिल्कुल होनी, सिर्फ जानकारी नहीं होनी चाहिए ना पूजा, वो जो योजनाएँ हैं उनका असर भी होना चाहिए, वो हाँ। इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए धरातल बिल्कुल। तक। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम्म। आप किसी भी योजना की बात कर लो, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो पीएम आवास योजना है, हम्म। तो उसमें बहुत सारे घोटाले नज़र आ गए हैं और उसमें ऐसी-ऐसी त्रुटियाँ नज़र आई हैं कि हम्म। लोग उनका फ़ायदा ही नहीं उठा पाए। और अगर लोगों के लिए योजना सरकार लेके आई है, लोग हम्म। उनका फ़ायदा ही नहीं उठा पाए हैं, तो उसको हम रेवड़ी ही तो बोलेंगे। तो यही तो बोलेंगे कि ठीक। जैसे आपने पिछले विधानसभा की बात अगर हम करें यूपी की, तो वहाँ पे भी लाभार्थी जो योजना बनाई गई थी और तुरंत विधानसभा के इलेक्शन के बाद अनाउंसमेंट हो गई थी कि ये हटा दी जाएगी, तो वो भी ठीक। एक रेवड़ी ही थी और उसने असर दिखाया। हो सकता है आज का जो बजट पेश कर रहे हैं तो ये भी आने वाले 2024 जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें अपना असर दिखाए और लोग अट्रैक्ट होके जो जोगी सरकार, मोदी सरकार, उनको वोट ठीक। दे सके। तो लैपटॉप से लेकर स्टार्टअप तक योगी सरकार ने पेश किया है उम्मीदों भरा बजट। इसे कैसे देखते हैं तमाम समीक्षक जानेंगे, लेकिन छोटा सा अंतराल। अमनप्रीत जी बनी हुई है हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश हुआ। सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, सरकार इसे जंबो बजट बता रही है और कह रही है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जिस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उसकी बुनियाद बनाता है लक्ष्य। ये समग्र, त्वरित, समावेशी विकास भरा ये बजट है और यूपी को प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ाएगा। समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अमनप्रीत कौर हमारे साथ और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, बजट के शोर के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ मेज को थपथपाते हैं और कहते हैं बड़े गर्व के साथ कि अब हमारे पंखों को विराम लगाना नामुमकिन है, हम लगातार उड़ते जाएंगे इस बजट के माध्यम से। आपकी नजरों से ये बजट जो सरकार जिस कसौटी पर कस रही है उस पर कितना खरा उतरता है? देखिए, सरकार की पूरी कोशिश और आवी साल है, 24 में चुनाव होना, 80 मिशन 80 पर काम कर रही है बीजेपी। ऐसे में बजट में कोई नया कर न लगाना कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जैसा हम सोच रहे थे कि बजट लोक लुभावन होगा, वहां उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई हैं कि बिजली के क्षेत्र में जो काम किया है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम किया है, और वो सारी चीजें उन्होंने गिनवाई हैं। तो वो इसीलिए आश्वस्त हैं। और देखिए, बजट होता क्या है? बजट आमदनी और खर्चा, भी जितनी आपकी आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा तो आप कर नहीं सकते। भले ही वो कह रहे हैं कि भाई पहले जो बजट था और आज जो बजट है उसका आकार बढ़ा है बजट का, उन्होंने तो यहाँ तक कहा भी कैश कलेक्शन बढ़ा है, जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ा है। तो वो सारी चीजें उन्होंने गिनवाई हैं। अब विपक्ष अपने तरीके से उसका आकलन करेगा, विपक्ष उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेगा, लेकिन बात वही आती है कि भी जितना जेब में पैसा होगा आप उतना ही खर्च कर पाएंगे। कर्ज से बहुत लंबे समय तक बजट को पोषित नहीं किया जा सकता। सरकारें कर्ज लेती हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। मैक्सिमम जो होता है अपनी आमदनी में से ही जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना होता है। और जहां तक मैं समझता हूं कि बीजेपी पूरी कोशिश में है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। इन्वेस्ट समिट किया, आपने देखा ही होगा। अब तो वो कह रहे हैं कि रोजगार भी बढ़ा है, बेरोजगारी की दर है वो भी कम की है। 2 पॉइंट्स उपाध्याय जी, एक तो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इन्वेस्टर समिट का असर क्या बजट पर आपको नजर आता है? दूसरा कि कहां ज्यादा फोकस किया है योगी सरकार ने बजट में? देखिए, सरकार का जहां तक आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट का क्या कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, देखिए वो अभी आकलन का समय है। जब भी इस तरह की समिट होती हैं, जो एमओयू साइन होते हैं, उनको धरातल पर उतरने में समय लगता है। आज एमओयू साइन हुआ है, पैसा इन्वेस्ट होगा, कोई इंडस्ट्री बनेगी, खड़ी होगी इंडस्ट्री, फिर वो चालू होगी। तो एक ये समय लेता है, ये सब प्रक्रियाओं में टाइम लगता है। तो अभी से हम उसका आकलन करने लगे तो अभी जमीन पर शायद इतना नजर नहीं आएगा जितना कि सरकार बता रही है। वहीं प्रश्न तो ये भी खड़ा होता है कि भी जो विपक्ष प्रश्न खड़े कर रहा है कि पिछली बार जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उस समिट का परिणाम क्या रहा, कितने का उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था, कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो आंकड़े भी जानना चाहता था विपक्ष। तो विपक्ष अपना काम करेगा, वो बिल्कुल घेरेगा, कहेगा बजट बेकार है, कहीं कोई किसी को रेमेडी नहीं मिली है, जो जनता की उम्मीदें थी उन पर बजट खरा नहीं उतरा है। वहीं सरकार ये कहेगी कि भी हमने सबकी, आज तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारी 130 घोषणाएं थी और 110 के लगभग हम उन पर काम कर चुके हैं, जनता की भलाई के लिए उनको हम मूर्त रूप दे चुके हैं, जो हमारी घोषणाएं थी उनकी। तो ये सब चीजें देखिए जनता भी आकलन करती है। बजट सरकार कहेगी बहुत अच्छा है, विपक्ष कहेगा कुछ नहीं है, लेकिन जनता अपने तरीके से आकलन बिल्कुल। अमनप्रीत जी, क्योंकि पत्रकार भी हैं आप, महिला भी हैं, तो महिलाओं पर क्या फोकस रहा? महिला सार्थक योजना, महिला बटालियन पीएसी, विवाह योजना पर 600 करोड़ की मद, सुमंगला योजना, उसके अलावा बेसहारा महिला पेंशन, इस पर भी जिक्र किया, फोकस किया। आप कैसे देख रही हैं इसको?
देखिए, महिलाओं के लिए पूजा एक तो पीएम मातृ बंधन योजना है, उस पे 320 करोड़ खर्चे की बात कर रहे हैं। उस मंगला योजना में 1050 का उन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया है कि इतने करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद पीएसी की जो 3 बटालियन है, वो उन्होंने शुरू करने की बात करी है। विधवा पेंशन पे 4032 और जो विवाह योजना है, उस पे 600 करोड़ का जो बजट है, वो उन्होंने बनाया है। पर महिलाओं की अगर हम सशक्तिकरण की बात करें, महिलाओं की योजनाओं की बात करें, तो महिलाओं के लिए तो पहले भी योजनाएं लेके आई थी जोगी सरकार जो है, उसके हिसाब से जो हमारी जो सिलेंडर वाली योजना थी वो महिलाओं के लिए ही थी। उसके जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका जो लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए, वो अलग एक बात रह जाती है। तो महिलाओं को खुश करने के लिए जोगी 2 में जो सेकंड बजट जी पेश किया है, उन्होंने महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि उनका ख्याल है कि ऐसा जब एक महिला एक परिवार में किसी भी को मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होती है, उनको जब लगता है कि जोगी जी हमारे लिए ये कर रहे हैं, मोदी जी हमारे लिए ये कर रहे हैं, ठीक। तो वो एक महिला जो है वो अपने पूरे परिवार को उत्साहित करती है उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए। तो ये जो राजनीति है, ये जो बजट की राजनीति है, ये हमेशा ही जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो वोटों की राजनीति में ही विश्वास रखती है, और ये वोटरों को साधने के लिए, महिलाओं को साधने के लिए जोगी सरकार का एक अच्छा कदम है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये कितना इम्प्लीमेंट होता है। ये जो लेकिन करोड़ों आप के ये बस सपने, आप ये कह रही हैं कि जो योजना आती है वो धरातल पर उतर रही है कि नहीं, उसकी समीक्षा बहुत जरूरी है, स्क्रूटनी देखिए, बहुत वो जरूरी जो है। पहले, हाँ जी, बिल्कुल समीक्षा बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसी कोशिश नहीं होती थी कि धरातल पे जाके देखा जाए कि कौन-सी जो योजना हम लोगों के लिए लेके आए थे, वो कहाँ तक असर कर रही है, वो कहाँ तक पहुँची है। ठीक। इसी हिसाब से अभी जो योगी सरकार है, उन्होंने अपने जो लूप होल्स हैं, उनको समझते हुए एक हाँ। जो बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया है कि अपने मंत्रियों को ये ड्यूटी लगा दी है कि 3-3 महीने आप जाओ और लोगों के बीच में रहो, हाँ। और वहाँ जाके आप देखो कि जो हमारी जो इम्प्लीमेंट हुई हैं हमारी योजनाएँ कि नहीं हुई हैं। ये जो स्टेप उठाया है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसका रिजल्ट अच्छा आए, और धरातल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन सी योजना सफल हुई है, कौन सी योजना असफल हुई है, ये ठीक। सरकार तक ठीक। बातें पहुंच उपाध्याय पाए जी, और कृषि लोग भी कृषि पर इनसे कितना फायदा उठा फोकस, पाए। क्योंकि 2022 का दावा था सरकार का कि जब किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन हम गाहे बगाहे तस्वीरें देखते हैं कि खाद की किल्लत के लिए भी लाठियां पड़ती हैं किसानों को। बुरी स्थिति में आज भी किसान है। इस बजट में किसानों को साधने की कितनी कोशिश आपको नजर आती है? देखिए, सरकारें कोशिश करती हैं और ये नहीं है, आज़ादी से लेके आज तक सबने किसान को साधने की कोशिश की और बहुत सारी प्रगति भी देखने को मिली। लेकिन किसान के जो हालात सुधरने चाहिए वो नहीं सुधरे। और जैसा कि आपने कहा कि आज आप ठीक है, उसको टारगेट करके आप कहेंगे कि भी हमने ये अच्छा वो किया है, बजट में प्रावधान किया है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि भी 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करनी थी, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो वो भी सरकार का कहीं न कहीं फेल्योर है। हम्म। और सरकार उससे इतर कोशिश कर रही है कि भी हमने किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। देखिए, किसान सम्मान निधि और या दूसरी योजनाएँ हम्म। उतना बेनिफिट नहीं पहुँचा सकती जितना कि चीनी उत्पादन और ये सब की बात आप करते हैं। तो हालांकि चीनी का पैसा नहीं मिलता है, हाँ, गन्ने उपाध्याय का जी, लेकिन भुगतान वो नहीं होता है सरकार ने समय पे। दावा किया कि 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो कि 10 दिन के अंदर गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान उन्होंने किया है। देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कुछ चीनी मिलें टाइम से भुगतान कर रही हैं, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए किसान और सामान लेके जाता है मंडी में, तो वो ये उम्मीद करता है कि मेरा सामान जिसने लिया है, वो मुझे पेमेंट फ़ौरन करे। और सारी मिलों को बाध्य होना चाहिए कि सभी मिलें, जैसे ही गन्ना लेती हैं, उसके बाद वो पेमेंट दें। आप देखेंगे सालों-साल उस पैसे को जो चीनी मिल है, वो अपने लिए प्रयोग में लाती रहती है। और उसके बाद किसान को जब देते हैं तो बहुत सारी राजनीति होती है कि भी हमने जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि भी 10 चीनी मिलें जो दे रही हैं, तो वो कोई एहसान थोड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। भई आप गन्ना ले रहे हैं, उसे भुगतान करिए। लेकिन फिर भी उपलब्धि के तौर पर सरकार ये बताएगी जो पहले नहीं होता था वो अब हो रहा है। ये देखिए, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी उपलब्धि भी और जो चीनी ठीक। मिलें हैं, ठीक। उन सब पर भी लागू हो और सारी चीनी मिलें, जो भी गन्ने ठीक। का भुगतान ठीक। है, समय से भुगतान करें, ठीक। तो किसान को एक अमनप्रीत जी, राहत। स्टार्टअप्स किसी भी प्रदेश के लिए कितना अहम होते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं योगी सरकार स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा दे रही है, केंद्र सरकार की भी यही योजना है कि अधिक से अधिक स्टार्टअप्स हों। तो उस दिशा में इस बजट में आपको क्या परिलक्षित होता नजर आता है?
देखिए, अगर इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने की बात होती है, स्टार्टअप करने की बात होती है, खास करके कोविड के बाद पूजा हम बात करें, तो ये बिल्कुल ये जो लोगों का सोचना था कि सरकारी नौकरियां जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, उसमें ही हमें जाना है। खासकर यूपी बिहार के लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको आईएएस आईपीएस ही बनना है। तो ऐसी चीजों को लेके ये जो स्टार्टअप शब्द नया इन्वेंट हुआ है, इसका एक ये फायदा हो गया है कि लोगों को ये समझ आ गई है कि जरूरी नहीं है कि हमारा फ्यूचर सरकारी नौकरी में ही है, हम्म। जरूरी नहीं है कि हमें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम करना है। हम छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट लगा के अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ये जो इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है, ये जो सबमिट करी गई है, एक बार पहले करी गई, एक बार अब करी गई है, तो यूपी सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। पर बहुत लाखों का करोड़ों का खर्चा करके उन्होंने ये समिट प्लान करे हैं यूपी में। वो चाहते हैं कि जैसे हमारे देश की तरक्की में हमारे मोदी जी ने ये सपना देखा है कि 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हम भारत को बनाएंगे। तो जोगी जी ने भी ऐसा कहा कि हम भी यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो उसमें लेके आएंगे, ठीक। कंट्रीब्यूशन करेंगे देश की यूनिटी में। पर उसको अगर स्टार्टअप की बात करें तो ये युवाओं के लिए ये जो योजनाएं लेके आए हैं, चाहे जैसे वकीलों के लिए आपने देखा कि वो 5 करोड़ की योजना लेके आए हैं। जो युवा हैं, युवाओं के लिए वो स्वामी विवेकानंद के नाम से उन्होंने शुरू करी है योजना। उसमें वो टैबलेट बांटेंगे, स्मार्टफोन बांटेंगे। तो उसके लिए भी उन्होंने 3600 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात करी है। उसके बाद उन्होंने महिला सामर्थ्य योजना के नाम से भी 83 करोड़ का वो जो बजट है वो लेके आई हैं। तो हम्म। ये जो योजनाएं हैं देखने में तो देखिए अच्छी लगती हैं, पर देखना हमें ये होगा कि ये स्टार्टअप जब शुरू होंगे, उनका रिजल्ट क्या ठीक। निकलेगा और स्टार्टअप शुरू हो भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उसके लिए लोगों को पैसा तो चाहिए। अगर बेरोजगारी इतनी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो स्टार्टअप खुद नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको मतलब ऐसे प्लान करा जाए कि उनको कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको जो पैसे हैं वो मुहैया करवाए जाए। पर आजकल आप जो बैंकों का हाल देख रहे हैं कि लोग बैंकों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। लोग लोन लेने के लिए भी उनको डर लगता है कि पता नहीं कौन सी बैंक कब डूब जाएगी। तो ये चीजें लेके स्टार्टअप करने में बहुत जो नौजवान हैं वो डरते हैं। ठीक। इसमें पहल करनी पड़ेगी सरकार को कि अगर वो उनका स्टार्टअप करवाना चाहते हैं तो उनको कितना पैसा वो लोन दे सकते हैं और बिना ब्याज के दे सकते हैं, ठीक। कितने उपाध्याय जी, किसी उसका प्रदेश लॉन्ग टाइम। के विकास की बुनियाद उनका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सरकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम करती नजर आती है? क्योंकि सरकार, सीएम योगी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सड़कों की कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, लगातार व्यवस्थाएं हम और बेहतर बना रहे हैं। देखिए, वो दिखता है। वो अगर नहीं भी कहेंगे तो जो हाईवेज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, वो कनेक्टिविटी बढ़ रही है और लोगों को भी दिख रहा है, लोग उसको प्रयोग में ला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाहे वो एयरपोर्ट बनाने की बात हो, भी जो एयरपोर्ट खोले हैं, या दूसरे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और नितिन गडकरी जी का तो जहां भी जिस डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है, अब पूरी सरकार, केंद्र सरकार भी वही जो नितिन गडकरी जी के काम है उनको ही दिखा रही है, उन्हें ही गिना रही है। और जो राज्य सरकार हैं वो भी वही अभी हाईवे की बात करती हैं कि भी हमने ये हाईवे शुरू कर दिया, इतने दिन में बना दिया। बाकी जो मंत्रालय हैं या मंत्री हैं, ठीक। उनका भी काश परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती कि वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होते, ठीक। चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में है या दूसरे क्षेत्र हैं, हाँ, वहां काम चूंकि करने समय की की कमी है, जरूरत। उपाध्याय जी आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, क्योंकि अमनप्रीत जी तो कह रही है कि लोक लुभावन बजट है। आपकी निगाह से, आपकी समीक्षा में बजट कैसा है? देखिए, हर सरकार लोक लुभावन बजट लाने की कोशिश करती है। और अभी मैंने कहा कि 2024 में चुनाव है, अभी 2023 में भी 9 राज्यों में चुनाव है। तो हर सरकार ये कोशिश करेगी कि बजट को ज्यादा से ज्यादा लोक लुभावन, जो जेब में पैसा है, वो जनता तक पहुंचे और जनता में एक मैसेज जाए कि भी सरकार हमारे लिए जो हमने चुनी है वो काम कर रही है। और फिर बीजेपी का तो उत्तर प्रदेश का मिशन 80 वैसे भी इसी के ऊपर टिका हुआ है कि भी बिल्कुल। आप क्या दे पाते हैं। जैसे ठीक। अब ठीक। टैबलेट में देख रहा हूँ, महिलाओं के लिए पेंशन की बात हो रही है। तो ये लोक लुभावन बजट ही होते हैं कि ठीक। जिसमें जनता को विश्वास में लिया जाता है और उनको वोट कंफर्म किया जाता है कि वो हमें, जो लाभार्थी है वो हमें वोट ठीक। करेगा। चलिए देखते हैं कि इस उद्देश्य में बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बजट पेश हुआ है, जंबो बजट, ऐतिहासिक बजट, और योगी सरकार का ये दावा है कि भविष्य का जो यूपी है वो आत्मनिर्भर होगा। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छूने वाला ये बजट है और त्वरित, समग्र, समावेशी विकास वाला ये बजट है। बहरहाल जनता की मुहर कैसे लगती